हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरी जो चैनल थी इस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा 17वीं बीपीएससी के लिए जो हमारा क्लास चल रहा था, उस क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है काफ़ी भिन्न है, क्योंकि आज मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यह बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम आज एक भिन्न टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक होगा कि बचा हुआ 60 दिन जो है, हमारे पास 60 दिन है, पूरा पूरा 60 दिन बचा हुआ है, और बचे हुए 60 दिन में क्या रिजल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर रिजल्ट हो सकता है तो उसका तरीका क्या होगा पढ़ने का, हम रिवीजन किस प्रकार करेंगे। हमारे पास मटेरियल बहुत सारा है, हम उस मटेरियल को 60 दिन में अध्ययन कैसे करेंगे, और बाद के 60 दिन में और लास्ट के 15 दिन में, तो ये जो इसका अध्ययन का तरीका क्या होगा। तो हमारा टॉपिक जो है आज इसी विषय पर है कि बचे हुए 60 दिन में हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, और 15 दिसंबर अभी तो यही टेंटेटिव डेट है, लेकिन अगर डेट बढ़ेगा भी तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। एक अभ्यर्थी होने के नाते आपका वह काम नहीं है। आपके पास जो समय है, जो अपॉर्चुनिटी मिला है इस बीपीएससी के माध्यम से, आप बस उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि 200 एसडीएम का सीट है, 136 जो है डीएसपी का सीट है, और जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, जो लोग जनता का सेवा करना चाहते हैं इस सिविल सेवा के माध्यम से, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 1924 सीट अभी है, और फिर बाद में कभी इतना सीट नहीं आएगा। अब उत्तर प्रदेश के देखेंगे, इतना बड़ा राज्य है, 250-300 सीट आता है। हम लोग तो 8-7 साल तैयारी किए हैं, तो इतना ज़्यादा सीट तो कभी आया ही नहीं था बीपीएससी में। तो बीपीएससी के इतिहास का ये सबसे बड़ा सीट है। बहुत पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ इस बीच में सबसे बड़ा सीटों की संख्या है इस बार। तो आप बस इस बार चूक नहीं सकते हैं। अगर चूक जाते हैं इस बार तो बहुत मुश्किल होगा आगे, और यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा टॉपिक है कि बचे हुए जो 60 दिन हमारे पास है, इस 60 डेज में हम किस तरीका से अध्ययन करें, या फिर हमारा अध्ययन करने का रिविजन करने का तरीका क्या होगा कि हम इस एग्ज़ाम के पीटी को पास करें। क्योंकि अब आपके पास पीटी के लिए 60 दिन समय है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मेंस नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वह कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि आप मेंस के लिए पढ़ें। आप 2 घंटा भी अब मेंस के लिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पीटी ही नहीं होगा तो प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाएंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए पीटी पहले पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीटी पास करने के बाद जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 80% आपका काम हो जाता है, आप भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। और फिर अगर आपका अध्ययन है पहले से, तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में साक्षात्कार देते हैं, और सिलेक्शन भी होने का चांस बढ़ जाता है। तो पीटी हर हाल में पास करना है, इस चीज़ को याद रखना है। पीटी पास करना है, 1 घंटा भी समय जो है मेंस के लिए नहीं देना है। आप मेंस के लिए नहीं देना है, सिर्फ पीटी का अध्ययन करना है। क्योंकि हमारा 60 दिन, लास्ट का जो 60 दिन होता है, इमरजेंसी होता है, एक तरीका से हम सिर्फ पीटी के लिए ही पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि बीपीएससी के लिए रणनीति क्या होगा, और बचे हुए 60 दिन में अचूक तरीका क्या होगा जिसके माध्यम से हम इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। एक कथन आप हमेशा सुने होंगे कि टैलेंट जो है, टैलेंट को हमेशा कठिन परिश्रम पराजित कर देता है। यानी कि हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट, हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट, या परिश्रम सुने होंगे। तो कठिन परिश्रम करना होगा हमको इस एग्ज़ाम को अगर पास करना है, हम सभी को इस एग्ज़ाम को पास करना है, तो कठिन परिश्रम करना होगा। बगैर कठिन परिश्रम के आप इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर सकते हैं। काफ़ी मुश्किल परीक्षा होता है, क्योंकि जितने सारे बच्चे इसमें आए हैं सबके सब बेहतर प्रतिस्पर्धी हैं, अन्यथा वो एग्ज़ाम को देते ही नहीं। अगर 10 लाख बच्चे हैं तो 5-6 लाख तो मान लेते हैं कि वो बेहतर अभ्यर्थी नहीं होंगे, या वो वनडे एग्ज़ाम के होंगे। लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लोग वनडे में तो है ना, अभी पहला एग्ज़ाम तो वनडे ही है, तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। अगर वो रेलवे का तैयारी करते थे, एसएससी का तैयारी करते थे, बावजूद वो वनडे एग्ज़ाम का तो तैयारी करते ही थे। तो वनडे एग्ज़ाम में प्रतिस्पर्धा है, मुख्य परीक्षा तो बाद में होगी ना। तो ये प्रतिस्पर्धा आपका हाई लेवल का है, बहुत उच्च स्तर का प्रतियोगिता होता है। तो आपको हर हाल में इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। बगैर कठिन परिश्रम के आप नहीं कर सकते हैं इस परीक्षा को पास, क्योंकि इस परीक्षा में भिन्न भिन्न आईक्यू लेवल के लोग शामिल होते हैं। हम नहीं जानते ना कि 10 लाख में किसका आईक्यू लेवल कितना है, और किसकी जो एकेडमिक पढ़ाई है उसका कितना बेहतर है। हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बिहार के ज़्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, और हम में से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है किसान है, मजदूर का बेटा है, और छोटे वर्ग से आते हैं जिनका एकेडमिक भी बेहतर नहीं है, हिंदी मीडियम भी है। तो ये एग्ज़ाम में सभी तरीके के लोग आते हैं। इंजीनियर आ रहे हैं, एनआईटी आ रहा है, आईआईटी आ रहा है। अभी आईआईटी वाले बहुत सारे बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं। मैं 67 बीपीएससी का ट्रेनिंग कर रहा था, और मुझे लगता है कि लगभग 150 प्लस बच्चे जो थे आईआईटीएन थे, और एनआईटी अगर जोड़ दिया जाए और आईआईटी जोड़ दिया जाए तो 300-350 प्लस हो जाएंगे। इसलिए पेपर जो है काफ़ी टफ है। पहले मुखर्जी नगर में मेरा अनुभव है कि मैं जब दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए,
तो मुखर्जी नगर में बीपीएससी का किताब नहीं मिलता था। बीपीएससी का बहुत कम दुकान था जहाँ किताब मिलता था, आपको मैगजीन मिलता था, बीपीएससी से स्पेशल बीपीएससी से जुड़ा हुआ बुक मिल जाए, आपको मैगजीन मिल जाए। लेकिन मैं जब 67 का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया तो मैं देखा कि बीपीएससी का किताब के अलावे यूपीएससी का भी कम किताब था दिल्ली में। यानी ऐसा कोई भी पुस्तक का दुकान नहीं था, पुस्तक विक्रेता था जिसके सामने बीपीएससी का किताब नहीं रहा हो। वैसा कोई भी लाइब्रेरी नहीं था जिस लाइब्रेरी के सीट पर बीपीएससी का बुक नहीं रहा हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। राजेंद्र नगर में बीपीएससी का पूरा बुक पटा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि अन्य राज्यों के बच्चे जो हैं बिहार के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि 67 बीपीएससी में हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे बच्चे सभी राज्यों से थे, पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल के बच्चे, उड़ीसा के बच्चे थे। तो यह जो है अखिल भारतीय परीक्षा हो गया है और लोग यूपीएससी के बाद सर्वाधिक आकर्षित बीपीएससी से है। पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस से होते थे, लेकिन निरंतरता बढ़ने के कारण, बारंबार परीक्षा होने के कारण और विधि व्यवस्था ठीक होने के कारण बिहार में जीवन स्तर उन्नत होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के कारण बीपीएससी के प्रति भी अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आकर्षित हुए हैं और बिहार में आकर जॉब करना चाहते हैं। और आप उसका देख सकते हैं कि जो भी टीचर का बहाली हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे, 20,000 30,000 जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो अन्य राज्यों से हुआ है। तो इसलिए यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर का परीक्षा है, अब केवल बिहार के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो रहे, ठीक ना। तो काफ़ी कठिन परीक्षा, अगर इसको आपको पास करना है तो अधिक मेहनत करना ही होगा और कठिन परिश्रम करना ही होगा। बगैर कठिन परिश्रम के आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, विपरीत परिस्थिति है हमारे पास, हम उस कंडीशन में नहीं हैं। कई बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे समस्याएं मेरे पास भी थी और हम इस एग्ज़ाम के लिए समस्याओं से लड़के तैयारी किए। तो हमारा एक कथन है कि विपरीत परिस्थितियों का बांध चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, विपरीत परिस्थितियों का बांध चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, संघर्ष का प्रहार एक दिन उस बांध को तोड़ ही देता है। अगर आप संघर्षशील है, आप कठिन परिश्रम में भी लड़ सकते हैं, आपके पास जूता नहीं है तब भी दौड़ सकते हैं, तो आप इस परीक्षा में पराजित नहीं होंगे, आप नहीं होंगे पराजित। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग भी चप्पल पहन के क्रिकेट खेल के और इतना बड़ा महान बल्लेबाज बना है। तो विपरीत परिस्थितियों में से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और हमेशा प्रहार करना होगा, एक दिन आप जीत जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो आज क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से हम अब बात करेंगे। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि मेरा मार्कशीट के बारे में। तो मेरा मार्कशीट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेरा 67 बीपीएससी का मार्कशीट है और उसमें मुझे 170 नंबर आया था। 117 मार्क्स मुझे बीपीएससी के 67 में आया था। उसके बाद में ये मेरा 64 बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, मैं 80 मार्क्स था और 527 नंबर टोटल कुल आया था। 535 कट ऑफ गया था, मेरा 8 नंबर कम रह गया था। उसके बाद जो पीटी का भी है तो पीटी देख लेते हैं, 105 नंबर 64 में था और उस टाइम में कट ऑफ मात्र 93 था और ओबीसी का 90 से भी कम था। मुझे 105 नंबर आए थे। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था पिछले, मुझे 101 नंबर था, जबकि जो कट ऑफ है वो 64 गया था, 72 या 74 कट ऑफ मार्क्स यूपीएससी का था। तो मैं हमेशा 100 नंबर प्लस लाया हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था और 12 घंटा 18 घंटा ऐसा तो नहीं पढ़ाई करता था। लेकिन हाँ, एक अध्ययन था, एक अध्ययन करने का तरीका था जो साल भर आप पढ़ते हैं और लास्ट के 3 महीना पढ़ते हैं, 2 माह पढ़ते हैं। तो निर्णायक जो होता है अंत का 2 महीना होता है। साल भर तो हम पढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन लास्ट का जो 2 महीना होता है वो निर्णायक होता है। उसी में आपकी क्षमता का, आपके संघर्ष करने का जो संघर्ष करने का तरीका है आपका, आप संघर्ष करने की सामर्थ्यता का चेक लास्ट के 2 महीने में होता है कि आप कितना समय दे सकते हैं। तो हमारा जो बीपीएससी में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीक़ा से आया है, किस प्रश्न पर आया है, तो उसी के हिसाब से हम उतना टाइम देंगे। क्योंकि जितना जिस सब्जेक्ट से प्रश्न होगा उस सब्जेक्ट के बारे में हमको ज़्यादा अध्ययन करना होगा और उसका वेटेज भी टाइम ज़्यादा अलॉट करेंगे, तभी उतना टाइम दे पाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास से 30 सवाल हमेशा आता है, हिस्ट्री से 30 आता है, बिहार स्पेशल से भी 30 आता है, करंट अफेयर क्वेश्चन से भी 30 क्वेश्चन आता है और आप देखेंगे कि विज्ञान से भी 30 क्वेश्चन आता है। तो ये 4 जो है, ये 4 महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन होना चाहिए और इसके जितना वेटेज है उसी हिसाब से टाइम का अलॉटमेंट होना चाहिए। ये सब लोग बताते हैं, मैं यहाँ सिलेबस आपको नहीं बताना है, मैं सिर्फ आपको पढ़ने और रिविज़न करने का तरीका बताऊँगा और आपको यह बताऊँगा कि आपका जो मटेरियल है
क्योंकि जो मटेरियल 60 दिन में आप पढ़ेंगे, जो मटेरियल साल भर पढ़ते हैं, उस मटेरियल को लास्ट के 15 दिन नहीं पढ़ सकते हैं। आप लास्ट के 15 दिन घटना चक्र का रिविजन करना संभव नहीं है। आप लास्ट के 15 दिन, लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 2 दिन क्या करेंगे, हम इस पर डिबेट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे कि पर्यावरण और जो भूगोल है उससे 20 क्वेश्चन आता है। पिछले बार जो 69 का पेपर हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन था। उसके बाद देखेंगे कि 10 क्वेश्चन करीब पॉलिटी से आता है, गणितीय मानसिक अभिज्ञता से 10 क्वेश्चन आता है और भारतीय व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा हमारा एक ओवरऑल है कि कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है, और हम उसी के हिसाब से टाइम अलॉटमेंट करेंगे, वेटेज देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप कितना देर पढ़ सकते हैं इस एग्जाम के लिए। जो बचे हुए 60 दिन हैं, आप कितना देर पढ़ेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा समाप्त हो गया है। अब हमारा जो आगे का महीना है, आगे देखेंगे इस महीना में तो 2 महत्वपूर्ण त्यौहार है। 2 महत्वपूर्ण त्यौहार है, एक दीपावली है और एक छठ है। दोनों से हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो लोक संस्कृति बिहार का है, हमारी सभ्यता है और हमारी आत्मा है, हमारे विचार है, हमारी संवेदना में यह दोनों त्यौहार जुड़ा हुआ है, बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है। तो हम यह नहीं कह रहे कि हम इस त्यौहार में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन दिवाली होगा हमारे पास डेली अब 10 घंटा पढ़ना है। अगर 10 घंटा 12 आप 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ना होगा, तो आप इस एग्जाम को नहीं पास करेंगे। लास्ट के 60 दिन आपको 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। जिनके पास जॉब नहीं है, जो प्रॉपर इसका अध्ययन कर रहा है, वो आराम क्यों करेंगे भाई? आराम करके क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपको हर हाल में इस एग्जाम को पास करना है। आपको पता नहीं है ना कि किसका IQ लेवल कितना है। अगर आपका IQ लेवल 80 है, मान लो तो मेरा IQ लेवल 60 है, आपका IQ लेवल 80 है, और हम दोनों उतने ही स्तर पर गंभीर हैं इस परीक्षा के लिए, और हमारे पास 60 दिन का टाइम है, तो आप जब निश्चित तौर पर हमसे 4, 5, 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर देंगे और यह निर्णायक हो जाएगी ना। तो हमें पता नहीं है कि किस व्यक्ति का IQ लेवल कितना है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो 6 घंटा पढ़ता है, पास हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत स्मार्ट है या फिर उसका तरीका बहुत स्मार्ट है, ऐसा भी नहीं है। वो बात होता है, लोग जब सफल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बात बनाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब है कि उसका IQ लेवल ज़्यादा है हमसे, और वो तो नेचर बनाया है, तो हम उससे प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकते ना, कि हम अपना IQ लेवल बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप बचपन में आपकी पोषण किस तरीका से हुआ है, माता का आपका पोषण किस तरीका से हुआ है, उस सब पर निर्भर करता है IQ लेवल। जेनेटिक होता है कई लोगों का IQ लेवल बढ़ जाना। तो हम जो लड़ सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में है, वो कठिन परिश्रम है, सिर्फ कठिन परिश्रम है, अधिक से अधिक समय देना है। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अधिक से अधिक समय देना ही होगा। तो वैसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो त्यौहार है, छठ है या फिर दीपावली है, उसमें समय नहीं देंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप उस टाइम में आपको हर हाल में 10 घंटा पढ़ना है, तो उस दिन हो सकता है कि आप 2 घंटा पढ़ें, या फिर ये भी संभव है कि आप 4 बजे सुबह से उठ के पढ़ें और शाम तक समाप्त कर ले। 4 बजे से 4 बजे 12 घंटा हो जाएगा। फिर 4 बजे के बाद आप निश्चित तौर पर सम्मिलित हो सकते हैं किसी भी त्यौहार में, ठीक है ना। तो आपको हर हाल में पढ़ना होगा। 1 घंटा कम पढ़ सकते हैं, 2 घंटा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। और जो लोग यहाँ रुक चुक जाएंगे वही लोग इस परीक्षा में कट ऑफ की बाउंड्री पर होंगे, थोड़ी गलती के कारण। तो मैं अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरा 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मेरे पास मटेरियल क्या होगा, तो एक तो घटना चक्र होगा। जो घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो जो आता है वो वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम का होता है, और चैप्टर वाइज होता है, उसको तक अध्ययन करना है। दृष्टि का क्विक बुक है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए निर्णायक है, जो 69th है। उसमें देखेंगे कि 60 क्वेश्चन जो है विभिन्न सब्जेक्टों का उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था, और वहाँ जिनका अध्ययन था वो सारे के सारे का रिजल्ट था, क्योंकि 60 अगर सीधा आया और आप उसका अध्ययन करके गए तो 50 तो कर ही लेंगे, और फिर ये काफ़ी निर्णायक हो जाएगा। तो आप यूपीएससी का जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आर्ट्स एंड कल्चर है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को आप उसमें से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पूछा नहीं जाता है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट बीपीएससी में नहीं पूछा जाता, और आता भी बहुत सिंपल आता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जितना है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको आप देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि घटना चक्र है, लुसेंट डिस्ट्री का क्विक बुक है, और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो अब भी आपके पास टाइम है 60 दिन, आप इस सारे पुस्तक का एक बार अध्ययन जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम बताएंगे वो सारे सब्जेक्ट पर लागू होगा, पीछे के जितने भी सब्जेक्ट हैं सेम चीज़ें हैं, तो सब जगह यही लागू होगा। अब जैसे घटना चक्र आपने पढ़ा, घटना चक्र पढ़ा, और हिस्ट्री का बुक आप पढ़ा, इतिहास घटना चक्र आप पढ़ना है, ठीक। तो आप उसका अध्ययन करेंगे। आप अध्ययन कर रहे हैं तो देखें कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, उसके एक्सप्लेनेशन उत्तर आपको याद है। बेसिक बात है कि आपको पूरा मेमोराइज है, तो आप उसको टिक लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। फिर आगे अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन याद है, आंसर याद है, एक्सप्लेनेशन याद है, फिर ऐसे प्रकार से टिक लगा लेंगे। यानी टिक लगाने का मतलब यह है
कि आपको वह क्वेश्चन, आप उसका उत्तर, उसका एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से आता है, उसको मेमोराइज कर चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जो हमारे पास जो 500-600 पेज है उसको हम कम कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे करके अगर पूरा पूरा घटना चक्र अध्ययन करें तो लगभग 2/4 3/4 आपको याद होगा, और जो बच जाएगा वही वो फैक्ट होगा जो आपको याद नहीं है और जिसको निरंतर रिविजन करने की जरूरत है। यानी कि अगर 10 बार आप उसका रिविजन कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसको भी सही कर देंगे, जहाँ अन्य विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अन्य विद्यार्थी पूरा पढ़ेंगे और दिक्कत होगा उनको, बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो वो उनसे 3-4 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर ज़्यादा कर लेंगे। तो घटना चक्र को आप पढ़ना शुरू करिए और उसको जो भी आता है उसको सही टिक लगाइए, कंसाइज छोटा करिए अपने सब्जेक्ट को, ताकि बारंबार बाद में अध्ययन किया जा सके, घटना चक्र का बाद में अध्ययन किया जा सके। अब डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक देखेंगे, वही भी वन लाइनर तरीका से बनाया गया है। तो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको टिक लगाइए। जो स्टेटमेंट आपको आता है निश्चित तौर पर याद है उसको टिक लगाइए सही का। तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ 200, 300, 400 स्टेटमेंट बनाया गया है तो निश्चित तौर पर आपको डिस्ट्रिक्ट का 50% स्टेटमेंट आपको याद है। वन लाइनर जो बनाया गया है टॉपिक आपको मेमोराइज है, तो यह भी कंसाइज होकर छोटा हो जाएगा। अब लूसेंट की बात है, तो लूसेंट में क्या करना है कि लूसेंट का सब्जेक्ट वाइज उसको फाड़ देना, क्योंकि अंतिम बार पढ़िए मैं किताब को लूसेंट का सब्जेक्ट चैप्टर सब्जेक्ट वाइज जो है उसको अलग अलग कर देता था निकाल के और स्टेपलर लगा लेता था। अब उसको लगा लीजिए, पीछे से उसके आंसर देखिए, टिक लगाइए और उसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे हड़प्पा सब, आप मान लीजिए दोनों आपने पढ़ के आए, तो अब आप लूसेंट में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव है, तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से 250 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, तो आपको 200 तो आता ही होगा। बच गया 50 क्वेश्चन जिसको बारंबार देखना है, क्योंकि इसी में से अगर प्रश्न आएगा तो आप 1-2 गलत कर सकते हैं, क्योंकि 200 तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मेमोराइज है। तो लास्ट के जो 50 क्वेश्चन बचेगा उसका अध्ययन करेंगे हम लास्ट के दूसरे दिन, लास्ट के तीसरे दिन, लास्ट के 10 डेज केवल लूसेंट पढ़ेंगे, लास्ट के 5 डेज, लास्ट के 2 डेज, हर सब्जेक्ट का केवल लूसेंट पढ़ेंगे जो प्रश्न आता है। बात समझ में आएगा? तो हम ऐसे काम करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है कि बिहार विशेष के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ 30 क्वेश्चन आता है। बिहार विशेष आपको एकदम पढ़ के जाना है, अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न गलत करेंगे फिर नहीं होगा बीपीएससी। तो यहाँ केवीसी नैनो का एक पुस्तक है, आप उसको अभी अध्ययन करेंगे, केवीसी नैनो का अध्ययन करेंगे। इम्तियाज अहमद सर का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, सेम उसको पूरा टिक लगा लेना है चैप्टर वाइज। और एक बार उसका अगर विशेष अध्ययन कर लिए हैं, केवीसी नैनो का विशेष अध्ययन करें, फिर इतिहास अध्ययन सर का जो है पुस्तक है उस ऑब्जेक्टिव को आप टिक लगा लें। वही काम करना है जो इतिहास में बताएं, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन आता है आप उसको टिक लगा लीजिए और टिक लगा लीजिए, और जो मेमोराइज है वो तो आप टिक लगा लिया, जो बच गया उसका निरंतर अध्ययन करिए। फिर क्या करना है कि 3-4 बार जब उस फैक्ट को अध्ययन कर लेते हैं जो मेमोराइज नहीं है, तो उसके बाद एक बार फिर उसका एक बार अध्ययन कर लीजिए जो मेमोराइज है, उसको भी देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि उसका भी अगर रिविजन नहीं करेंगे तो वो छोटा छोटा प्रश्न भी गलत हो जाता है। मान लेते हैं कि हम पूछते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, अब वहाँ बहुत कॉमन बात बना देता है कि 1967 से 1968, 1966, 1965 से 66, 1960, 61, तो हम गड़बड़ा सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन में भी हम गलत कर सकते हैं वहाँ। तो इसका अध्ययन बारंबार होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का फैक्टर डिलीट दिखना है। डेट पूछ देता है बीपीएससी की, किस डेट को बिहार अलग हुआ उड़ीसा से, किस डेट को बंगाल से बिहार अलग हुआ, और वो डेट में भी आप गड़बड़ हो सकते हैं। कहीं एक जगह 22 मार्च है, कहीं 14-13 अप्रैल है, तो इस चीज़ को निरंतर देखना है। कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको घूम के सोने के टाइम देख लेना, फैक्ट लगातार देखना है, ठीक है। और एक घटना चक्र विशेष है उसका भी अध्ययन करें, क्योंकि वो आ जाता है बिहार का बिहार का जो बजट है उसमें से आ जाता है, और बजट आर्थिक सर्वे का भी उसमें होता है, तो वो दोनों इसलिए जरूरी होता है। घटना चक्र का थोड़ा पढ़ लेना, ठीक। करंट अफेयर ये वो टॉपिक है जिसका अगर आपका तैयारी नहीं है तो इस एग्ज़ाम का पीटी में आप सफल नहीं होंगे, इस एग्ज़ाम के पीटी को आप क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका सेक्शन है वो करंट अफेयर का सेक्शन है। 30 क्वेश्चन तो आता ही है, साथ में इस 30 क्वेश्चन को पास करने के लिए, चूँकि हिस्ट्री में हम 30 आता है तो 20 मार दे जनरली सही कर देंगे। उसका कारण क्या है कि मैंने इससे पहले 50 बार हिस्ट्री का अध्ययन किया, लेकिन करेंट में जो भी फैक्ट है वो नया है, और नए फैक्ट मेमोराइज बहुत जल्दी नहीं होता, एग्जाम हॉल में आप बहुत जल्दी सही नहीं कर पाएंगे। तो इसका अध्ययन तो हर दिन करना है। अगर कोई सब्जेक्ट छूट भी जाए, मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री पर है, पॉलिटी पर है, कोई बहुत आकस्मिक जरूरी हो गया, आकस्मिक जरूरत पड़ गया, फिर आप कहीं चले गए, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 महीना में आप करेंट अफेयर नहीं छोड़ सकते हैं। करेंट अफेयर आपको प्रत्येक दिन अध्ययन करना होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आता है, और इस जो नए फैक्ट है मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है, और इसमें से 27-25 प्लस अगर नहीं करते तो रिजल्ट नहीं होगा,
किसी भी व्यक्ति का अगर 25 प्लस नहीं है तो उसका रिजल्ट होगा ही नहीं। इसलिए इस सेक्शन का तैयारी बहुत बेहतर और बहुत गंभीरता से होना चाहिए। तो एक तो बीपीएससी के लिए हम सब पढ़ते हैं, एसपीडी बिहार का करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आता है, तो 2 एसपीडी है उसका ले लेंगे। घटना चक्र का करंट अफेयर निश्चित तौर पर पढ़ना है। घटना चक्र करंट अफेयर इसलिए पढ़ना है क्योंकि थोड़ा डीप एसपीडी से थोड़ा डीप आता है। और जैसे कि देखिए एसपीडी में क्या है ना कि सबको वन लाइनर बना के दिया है, अब पता नहीं लगता है कि कौन बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, गौण महत्व का फैक्ट कौन सा है, बृहद महत्व का फैक्ट कौन सा है। तो इसमें भिन्नता नहीं है, वही हाल सेम वहाँ एडिटोरिया वाले जो है उसमें भी। तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे ना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट कौन है। अब प्रधानमंत्री जनमन स्कीम आया है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए कि कौन मंत्रालय है उसका, उसमें कितना खर्च हो रहा है, राज्य केंद्र का कितना योगदान। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ सीधा आ जाएंगे कि भाई जनमन स्कीम किससे जुड़ा हुआ है, तो जनजाति से जुड़ा हुआ है या पीवीटीजी जो लोग हैं उससे जुड़ा हुआ है, तो वन लाइनर वहाँ दिया रहता है, डेट दे देता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने के लिए घटना चक्र का पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी संस्थान का जो यूट्यूब पर अगर एक पढ़ाया होगा पूरे साल का करंट अफेयर, तो उसको भी आप सुन सकते हो। उसका इसलिए सुनना है क्योंकि पढ़ने में सुनने में भी अलग अलग तरीक़ा से मेमोराइज होता है, दिमाग ज़्यादा काम करता है सुनने के दौरान, ठीक ना। और सुनने वाला अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कब, कहीं ट्रेवलिंग के दौरान। ऐसा नहीं कि 2 महीने में कहीं ट्रेवलिंग नहीं कर रहे तो सुन लेंगे, खाना खाते समय आप पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन लगा के सुन लेंगे। क्योंकि मैं यही करता था, अधिक से अधिक समय देने के लिए मैं खाने के टाइम में भी सुनता था, क्योंकि लास्ट के 15 दिन 20 दिन इमरजेंसी होता है, उसमें कुछ भी किए तो आप एग्ज़ाम नहीं पास करेंगे। उसमें अगंभीर होने का मतलब है कि आप इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे, आप पिछड़ जाएंगे और लास्ट में 2 नंबर 3 नंबर से पिछड़ जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। मैं इस तरह का 4 बार इस एग्ज़ाम को 2 नंबर 1 नंबर से फेल किया हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इसके बारे में, दुख के बारे में पता है। बस आगे चलिए देख लेते हैं। अगला जो है मेरा विज्ञान का क्वेश्चन है, विज्ञान का सेक्शन है। तो इस जो विज्ञान है इसके लिए हम घटना चक्र विशेष तो पढ़ेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है और 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक है। अगर 6, 7, 8, 9 एनसीईआरटी बुक से भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो विज्ञान का प्रश्न आ रहा है 68 देखेंगे, 69 देखेंगे, तो विज्ञान का प्रश्न अब बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। और थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा कंसेप्चुअल के लिए हमारे पास एकमात्र पुस्तक बन जाता है, उसका नाम है एनसीईआरटी बुक। क्योंकि देखेंगे 69 के बहुत सारे क्वेश्चन जो है उदाहरण से आ गए, एग्जाम्पल से आ गए। कोई चैप्टर है उसके एग्जाम्पल बनाया गया है एनसीईआरटी बुक में, कॉलम बना के उसी से प्रश्न आ गया है, सीधा सीधा है। तो एनसीईआरटी पढ़ेगा और एनसीईआरटी से भागना नहीं है दोस्त। अगर आप अध्ययन करते हैं, निश्चित तौर पर डेली अध्ययन करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो 7वां 8वां का बुक है 2 दिन 1 दिन में पढ़ जाएंगे। तो 7, 8 और 9 इसको एकदम कंपल्सरी पढ़ना है। अगर 7, 8 नहीं भी पढ़ रहा है तो 9th का 4-5 बार तो अध्ययन कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। और इस सेक्शन विज्ञान जो साइंस का सेक्शन है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम नहीं, यूपीएससी में हमारा फोकस अलग होता है। हम पॉलिटी पढ़ते हैं, वहाँ मोस्ट ऑफ टाइम पॉलिटी पढ़ देते हैं, इकोनॉमिक पढ़ देते हैं, वहाँ इकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट पढ़ देते हैं। तो यहाँ वो नहीं, यहाँ उतना ही सीरियस हो कि यहाँ विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में विज्ञान का प्रश्न तो नहीं आता। हमारा तैयारी होता है, बहुत सारे बच्चे का यूपीएससी में बहुत नंबर आता है, लेकिन बीपीएससी में नहीं होता, क्योंकि बीपीएससी का फोकस एरिया अलग है। अगर उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आता भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ 10 क्वेश्चन आता है, तो वहाँ फोकस एरिया अलग है ना, क्योंकि यहाँ 10 क्वेश्चन आता है तो वो तो सिंपल आता है। और कोई भी बच्चा जो नहीं भी कम पढ़ा है तो वो 7 कर देगा, और उसको बहुत आता है तो 10 करेगा। लेकिन विज्ञान कम आता है, उसको साइंस टेक पढ़ा है, लेकिन विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको नहीं जानता है, तो गलत हो जाएगा ना। तो चांसेस कम है, फोकस एरिया अलग है, तो हमको यहाँ फोकस करना है, विज्ञान इस तरीक़ा से अध्ययन करना होगा। और यहाँ भी घटना चक्र उसी तरीक़ा से पढ़ना है, जो आता है उसको टिक लगा लेंगे, जो नहीं आता है उसका 12 बार अध्ययन करेंगे। लूसेंट का भी वही करना है, पूरे चैप्टर लेना है, पूरा टिक लगा लेना है, और फिर जो आता है उसको टिक लगा लेंगे, नहीं आता है उसको लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 2 दिन में सिर्फ लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव उसका अध्ययन करेंगे। भूगोल और पर्यावरण के लिए देखेंगे, ये सब्जेक्ट जो है हमारा भूगोल और पर्यावरण है, तो उसके लिए हमारे पास घटना चक्र है, दृष्टि का बुक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो आप यही करेंगे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र के लिए सेम फॉर्मूला लागू यहाँ भी होगा, जो आता है उसको सही कर लेंगे, टिक लगा लेंगे, उसको छांटेंगे, जो नहीं आता है उसको बाद में अध्ययन करेंगे। और दृष्टि का जो क्विक बुक है उसमें भी सेम फॉर्मूला है, स्टेटमेंट वाला है, वन लाइनर है, जो मेमोराइज होगा लाइन उसको टिक लगा लेंगे, जो नहीं आएगा उसको दोबारा अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह एक थोड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हिडन है, भूगोल आ गया है, 20 क्वेश्चन आ गया है, 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो गंभीर अध्ययन होना चाहिए भूगोल का भी। चलिए देख लेते हैं, पॉलिटी के देख लेते हैं, तो इसका भी घटना चक्र है,
लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है और दृष्टि का बुक है, दृष्टि का क्विक बुक है। अब आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि यहाँ वेटेज भी उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ बीपीएससी में पॉलिटी के पीटी में वेटेज नहीं है। ऐसे तो हम सालाना पढ़ते हैं, उसमें मेंस में इसका है, मेंस में तो 3 क्वेश्चन आते हैं, एक पूरा जीएस का एक पार्ट ही है। सेकेंड जो पेपर होता है उसका एक बृहद पार्ट है, 33% 40% पार्ट्स को कवर करता है। तो अध्ययन तो गंभीर चाहिए इसका, लेकिन मेंस के लिए और पहले के लिए। लेकिन अभी आप लूसेंट बुक पढ़ लेंगे और दृष्टि का जो क्विक बुक है और घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन वाला है वो काम आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भी सेम है, घटना चक्र का बुक पढ़ेंगे, दृष्टि का क्विक बुक पढ़ेंगे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और इसमें क्या करना है कि आर्थिक सर्वे और बजट, आर्थिक सर्वे और बजट, और बिहार का आर्थिक सर्वे और बजट, देश का आर्थिक सर्वे और बजट, यहाँ से प्रश्न आता है, 10-15 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स वो करंट में भी कवर हो जाता है, यहाँ भी आता है। ठीक, दूसरा हम करेंगे कि जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो इकोनॉमी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा प्रश्न जो है हमारा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से है। नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से देखेंगे कि बजट से है, जीडीपी जो है हमारा जीडीपी है उससे प्रश्न ज़्यादा आता है। दूसरा जो आता है बजट से आता है, ठीक है ना। तो पब्लिक जो बजट होता है उससे प्रश्न आता है, बजट है। दूसरा पहला तो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, फिर बजट है, और उसके बाद देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से प्रश्न आता है। और उसके बाद देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक जो चैप्टर है हमारा, सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक जिससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर होता है, जैसे बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो इकोनॉमिक्स का कई चैप्टर बहुत डीप नहीं पढ़ना है, आप यहाँ से 5-6 चैप्टर को बेहतर तरीके से तैयारी कर लें, इंटरव्यू में भी काम आता है, यहीं से प्रश्न आता है। और सोशियो इकोनॉमिक्स तो पूरा सोशियो इकोनॉमी वाला चैप्टर होता है, तो आपका अर्थव्यवस्था के लिए अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद गणितीय एवं मानसिक अभिज्ञता से जो प्रश्न आता है हमारे पास 10, तो इसके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जो विद्यार्थी गणित का छात्र नहीं है उनको दिक्कत होता है, और 5-6 क्वेश्चन करना है, तो प्रीवियस ईयर 5-6 क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए यहाँ, या फिर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है 5-10 साल का सॉल्व करिए, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो यह हमारा 60 दिन के लिए अचूक प्लान था। आप इस तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, हमेशा आप याद रखिए कि एक मजदूर, एक सामान्य व्यक्ति 300 रुपया कमाने के लिए 8 घंटा परिश्रम करता है, 400 रुपया। न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा वेतन कहीं नहीं मिल रहा है। बस हमारे देश में जो लोग मजदूरी करते हैं, बस यह ध्यान रखा जाता है कि हम न्यूनतम मजदूरी दे दें, ताकि कहीं का कानून के हम दंड के पात्र न बन जाए। इसलिए अन्यथा आप देखेंगे कि जिनको 400 रुपया कमाना है वो 12 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं। और आपको तो प्रशासनिक पदाधिकारी बनना है, और प्रशासनिक पदाधिकारी बनना है, और बगैर 8 घंटा पढ़े हुए, बगैर 10 घंटा पढ़े हुए आप कैसे चाहते हैं कि आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाए। और याद रखिए कि आपको कठिन परिश्रम तो हर हाल में करना होगा, क्योंकि अगर इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है एक प्रशासनिक वर्ग में प्रवेश कर जाना, एक उस वहाँ चले जाना जहाँ आपको एक विशेष अटेंशन मिलता है। इसलिए कठिन परिश्रम करिए और निश्चित तौर पर सफल होइएगा। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और बारंबार संघर्ष करने का क्षमता रखते हैं तो एक न एक दिन सफल होंगे, क्योंकि मैं भी कठिन परिश्रम से ही इस परीक्षा को पास किया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।